स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 2 जो संबंधित है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ जिसका नाम है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर और सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है बच्चों, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। इसलिए एक बार आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 10। और इसमें सबसे पहले आता है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो समय काल है, समयावधि, वो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल है। और मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत, हमें किन किन साधनों से हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसके संबंध में सबसे पहले तो आता है कौटिल्य और इसकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है। फिर आता है विशाखदत्त, जो उसकी रचना है मुद्रा राक्षस, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर सोमदेव का आराय कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, भद्रबाहु कल्पसूत्र, बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश और महावंश, इनसे हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और चीनी और यूनानी यात्री जिनमें स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन, फाहियान, वेन्सांग, इत्सिंग आदि नाम इसमें आते हैं। और इन्होंने भारत यात्रा के दौरान अपने अनुभव जो लिखे अपने ग्रंथों में, उससे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में रुद्रदामन द्वारा लिखवाया हुआ जूनागढ़ का अभिलेख आता है और अशोक के जूनागढ़ अभिलेख, इन अभिलेखों से भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहले जो शासक हुए थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, स्थापना की थी, उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। इनके गुरु का नाम चाणक्य था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, बहुत सारे नामों से हम इनको पहचानते हैं, जानते हैं, ठीक है। इनकी सहायता से इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और उस समय मगध पर जो शासन कर रहा था नंद वंश का शासक, जिसका नाम था घनानंद, उसको हरा करके मगध पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की इन्होंने। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी के स्रोत, इनके बारे में जो जानकारी का स्रोत है उनमें एक तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिससे हमें पता चलता है। प्लूटार्क जो इनके बारे में कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6 लाख सैनिक थे। अब इनकी बारे में आके देखते हैं। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक जिसका नाम सेल्यूकस था उसको युद्ध में हरा दिया था और इन दोनों के बीच में संधि हुई थी एक। और उस संधि के अनुसार सबसे पहली बात तो सेल्यूकस की जो पुत्री थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, ठीक है। इसके बाद उसने अपने राज्य का, किसने, सेल्यूकस ने अपने राज्य का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त को देना पड़ा, उसको हार गया इसलिए। अब इसमें कौन कौन से हिस्से आ रहे थे उसके साम्राज्य के, एक तो इसमें एरिया, फिर अराकोसिया, पेरिपेमिस, डार्स आदि क्षेत्र इसमें शामिल थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने मित्रता के स्वरूप 500 हाथी उस वक्त सेल्यूकस को दिए। और सेल्यूकस का राजदूत जो था उसका नाम था मेगास्थनीस, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया और इसी ने जो है बाद में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। अब कुछ एक छोटी सी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में। इसमें कच्छ, गुजरात के कच्छ स्थान पे, कच्छ क्षेत्र में एक सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। सुदर्शन झील, ठीक है, उसका निर्माण हुआ था गिरिनार पर्वत पर, गुजरात में कच्छ में यानी सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये उसने करवाया था अकाल राहत कार्य के अंतर्गत, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा
क्योंकि ये वापस आगे आएगा जब हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, तो सुदर्शन झील के बारे में दोबारा नाम आपको सुनने को मिलेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं थी। इसमें एक तो वो कुशल योद्धा था, फिर सेना नायक था यानी कि सेनापति था, और साथ ही योग्य शासक था, एक काबिल राजा था वो। ठीक है। चाणक्य की सहायता से उसने एक सुदृढ़ शासन की नींव रखी। ठीक है ना। अब जैन मुनि भद्रबाहु जो उस समय थे, उनके संपर्क में आए ये एक बार, और उनसे जैन धर्म की दीक्षा लेकर के ये जैन बन गए, और दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला स्थान है जहाँ पर इन्होंने उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, और ये जो समय था 298 ईस्वी पूर्व में इन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बने थे दूसरे शासक मौर्य साम्राज्य के, वो थे बिंदुसार, जिनको अमित्रघात भी कहा जाता है। इनके अलग अलग नाम मिलेंगे आपको बिंदुसार के। अमित्रघात बिंदुसार के साथ में इसका नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में 298 बीसी में 298 ईस्वी में ये शासक बने, और 279 तक ये शासक रहे थे। ठीक है ना। और कुछ लेखकों ने जो इसको नाम दिया है, यूनानी लेखकों ने, जिसमें एक तो एरिटोक्रेटस है ना, स्ट्रेबो, प्लेट, इन्होंने क्या है ये अमित्रघात नाम दिया था प्लेट ने इसको। अब आगे चलते हैं। दिव्यावधान जो एक बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावधान में उस समय तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। बिंदुसार जब राजा था तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था वो देखिए आप। एक तो सुसीम और दूसरा अशोक, जो राजकुमार थे, इसके पुत्र थे, इनको जो है वहाँ पे विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। तो यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने इसके दरबार में राजदूत भेजा था, उस राजदूत का नाम था डाइमेकस। डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा, और बिंदुसार ने एंटियोकस से जो राजा था उससे प्रार्थना की कि वो अपने वहाँ से यानी कि यूरोप से मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करे। यूनान का राजा था, उससे कहा कि भाई मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजे। तो मदिरा और अंजीर तो उसने भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने के लिए मना कर दिया, क्योंकि दार्शनिकों को यूनान अपनी संपत्ति मानता था, और उन्हीं के बल पर यूनान का जो है दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था। इसलिए दार्शनिकों को वह बहुत ही सम्मान दिया जाता है, खास तौर से यूनानी दार्शनिकों को। और मिस्र का एक शासक था फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी II भी कहा जाता है। टॉलमी II उसका राजदूत था डायोनिसस, जो इसके दरबार में आया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं अशोक की। अशोक का जो समय है, बिंदुसार जिसकी मृत्यु हुई थी 272 बीसी में, है ना। 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद 273 से 232 बीसी तक अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक रहा, राजा रहा। अब 272 में तो वो मरा, और 273 में ये राजा बना। तो एक साल का डिफरेंस यहाँ पे इसलिए आया कि बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे, और राजा बनने के लिए उनमें संघर्ष हुआ। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद हुए सत्ता संघर्ष में राजकुमारों के बीच में संघर्ष हुआ। उन संघर्षों में कहा जाता है कि अशोक ने अपने मतलब लगभग 100 भाइयों को, 99 भाइयों को मार करके जो है 273 ईस्वी में वो राजा बना था, शासक बना था। अब इसको जो उपाधियाँ दी हुई है अशोक की उपाधियाँ, देवना प्रियदर्शी एवं राजा, ये उपाधियाँ जो है इसको दी हुई है। अशोक के बारे में हमारी जानकारी के स्रोत हैं। अशोक के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है अशोक द्वारा लिखवाया हुआ एक तो मास्की शिलालेख, ठीक है, और गुर्जरा अभिलेख। इन दो से हमें अशोक के साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, जिसमें देखिए आप अफ़गानिस्तान से लेकर के
यानी कि उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में भारत का जो वर्तमान कर्नाटक राज्य है वो इसके राज्य में शामिल था, और पश्चिम में काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात वाला इलाका, ठीक है ना, वहाँ से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक इसका साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। इसके अलावा एक कल्हण जो कि कश्मीर का इतिहासकार था, उसने एक पुस्तक लिखी थी राज तरंगिणी, ठीक है ना। उसने जो कहा है कि कश्मीर में वितस्ता नदी से, कश्मीर उत्तर भारत में वितस्ता नदी के तट पर जो श्रीनगर शहर है, अभी वर्तमान का श्रीनगर शहर, उसकी स्थापना अशोक ने की थी। और नेपाल में ललित पत्तन जो सिटी है वो इसने बसाया था। अब सबसे बड़ी घटना जो अशोक के समय में हुई थी वो हुई थी कलिंग का युद्ध, जिसने मौर्य साम्राज्य की और अशोक की जो है भविष्य बदल दिया, तारीख ही बदल दी भारतीय इतिहास की। कलिंग युद्ध जिसमें अपने शासन के 8वें वर्ष में यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो वर्तमान में भारत का उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा, उसके ऊपर उसने आक्रमण किया। और कहा जाता है कि इसमें लगभग 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए। और इस मार काट को देख करके, जो खून खराबा हुआ उसको देख करके वो द्रवित हो गया, उसका दिल पसीज गया, और इसकी वजह से वो पश्चाताप में भर गया। और उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं से उसकी मुलाकात हुई थी, और उनके प्रभाव में आकर के इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। पहला शासक था, है ना, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और बाद में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसने बहुत सारे प्रयास भी किए थे, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया और युद्ध नीति, यानी कि अब वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा, सिर्फ सीमाओं की रक्षा को छोड़ करके, साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की वो रक्षा करेगा, इसके अलावा किसी भी तरह का वो युद्ध नहीं करेगा। और इस जानकारी का स्रोत कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया था, अहिंसा का मार्ग अपनाएगा, ये सारी जानकारी का स्रोत जो है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि अशोक ने ही बनवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जानकारी हमें वहाँ से मिलती है, ठीक है। और कलिंग के बारे में जो है, कलिंग का जो उस समय जो राजा है उसमें नंदराज कहा जाता है उसको, या खारवेल, ठीक है ना, नंदराज या खारवेल वहाँ का राजा था। और कलिंग की राजधानी थी तोशाली, है ना, तोशाली उसकी राजधानी थी। अब अशोक की उपलब्धियों के बारे में देखते हैं, उसने अपने जीवन में क्या क्या कार्य करवाए, शासन में, ठीक है ना, राज्य में कौन कौन से कार्य करवाए। तो इसमें देखिए आप लोक कल्याणकारी कार्य और शासन व्यवस्था, ठीक है ना, अपने शासन में, राज्य में लोक कल्याणकारी कार्यों पर उसने काफ़ी ध्यान दिया। और एक शासक के रूप में व्यापक दृष्टिकोण का उसने परिचय दिया, जैसा एक राजा को करना चाहिए जनता की भलाई के लिए, उस हिसाब से। सबसे पहली बात जो है अशोक की धम्म नीति। अब धम्म नीति क्या होती है इसके बारे में हम आगे अलग से देखेंगे, इसका अलग से बनेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो आता है पितृवत शासन का सिद्धांत, यानी कि प्रजा को वो अपने पुत्र के समान मानता था और उनकी केयर करता था, उनका ध्यान रखता था। और इसके लिए वो क्या है, लोक कल्याण का उसने उद्देश्य बनाया, ठीक है। इसके बाद वृक्षारोपण, सिंचाई, कृषि, सार्वजनिक निर्माण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है, सड़कें, पुल, सराय, कुएं, है ना, ये सारे कार्य उसने करवाए थे, ठीक है। इसके बाद राजा, प्रजा व नौकरशाही है तो संविदा तैयार की। संविदा का मतलब नियमों का लेखा जोखा, है ना, उसने कुछ नियम बनाए, उन नियमों को प्रजा को भी फॉलो करना था, और नौकरशाही यानी कि जो उसके अधिकारी कर्मचारी थे राज्य के, उनको भी फॉलो करना था, और राजा भी उसको फॉलो करेगा। तो इसको कहते हैं संविदा। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, है ना, अगर आपको सरकारी नौकरी में ले रहे हैं या कुछ भी है, फिर भी प्रजा के लिए भी है, तो कुछ नियम कायदे बनाए गए, उन नियमों का इनको पालन करना था, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक एकता को उसने बढ़ावा दिया। समाज में भी एकता हो, देश की एकता के लिए, फिर आर्थिक और सांस्कृतिक एकता के उसने प्रयास किए, और प्रजा के साथ वो सीधा संपर्क
रखता था, प्रत्यक्ष संपर्क रखता था। यानी कि वो कभी कभी जो है अशोक वेश बदल करके एक साधारण व्यक्ति की तरह प्रजा के बीच में जाता था, राज्य में भ्रमण करता था और प्रजा को जो परेशानियां होती थी उन परेशानियों को वो पता लगाता था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए धम्म यात्राएं। ठीक है, धम्म यात्राओं का इसने प्रारंभ करवाया। यानी कि इसके समय में इसने जो अपने राज्य कार्य चलाने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो उसने सिद्धांत बनाए, बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसने अपनी शासन नीति को बदल दिया था। शासन कार्य चलाने में उसने जिन नियमों को फॉलो किया, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए यात्राएं प्रारंभ की, जिनको धम्म यात्राएं कहा गया। ठीक है, प्रतिवेदकों और अधिकारियों की उसकी नियुक्ति की। यानी कि धम्म यात्राओं के लिए उसने प्रतिवेदक यानी कि दूत की व्यवस्था की, है ना, जो राजा अशोक का संदेश लेकर के दूसरे राज्यों में जाएंगे, जनता तक जाएंगे और राजा के द्वारा जो अच्छी बातें अपनाने का जो आग्रह किया गया है वो जनता को और दूसरे राज्य वालों को बताएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए उसने अधिकारियों और प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। अब चलिए नेक्स्ट, समाज के कमज़ोर वर्गों का उत्थान करने के लिए फिर कृषि का विकास, कृषि भूमि का विस्तार करना और ग्रामीण विकास के कार्य करना, ये सभी कार्य उसने प्रारंभ करवाए। फिर युद्धबंदी, यानी कि पहले जो युद्ध होते थे, अशोक के समय में जो युद्ध हो रहे थे, उन युद्धों में जो सामने वाला जो हार जाता था, जिनकी पराजय होती थी, और बहुत सारे सैनिकों को क्या है, जो भी पकड़ में आ जाते थे हारने के बाद, उनको वो बंदी बना लेते थे, कैदी बना लेते थे। और उन कैदियों का उपयोग कहाँ किया जाता था? वनों में और खानों में, माइंस में उनसे काम करवाया जाता था। यानी कि उनसे एक तरह से दास और गुलामों की तरह उनसे काम करवाया जाता था। उसके बाद वो आज़ाद नहीं होते थे, युद्धबंदियों की तरह। फिर नेक्स्ट, साम्राज्य में 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है ना, स्तूप क्या होता है कि स्तूप की नींव में, है ना, केंद्र में स्तूप में जो बौद्ध धर्म के जो संत होते थे, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध है या दूसरे साधु होते थे, उनकी अस्थियों को स्तूप में रखा जाता था। ठीक है ना, और उसके ऊपर स्तूप बना दिया जाता था वहाँ रख करके, यानी कि समाधि बना दी जाती थी, उसको स्तूप कहते हैं। ठीक है, फिर सार्वजनिक हित के अनुरूप राजस्व संग्रह और लोकानुरंजन कार्य उसने करवाए। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रह, राजस्व जिसको कहते हैं टैक्स का संग्रह करना, जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाता था और वो टैक्स इकट्ठा किया जाता था। तो टैक्स जो इकट्ठा किया जाता था वो सार्वजनिक हित के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि टैक्स इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जनता दे ही नहीं सके। ठीक है ना, जितना जनता दे सकती है उसी हिसाब से उनसे टैक्स वसूल किया जाए, करों का बोझ उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। और लोकानुरंजन, लोकानुरंजन का मतलब होता है कि जनता के मनोरंजन के लिए कार्य करना, जनता के मनोरंजन के लिए, जैसे पार्क की व्यवस्था, है ना, बाग बगीचे, इनकी व्यवस्था करना, ये सब। नेक्स्ट, तत्कालीन शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, उसके राज्य के अंतर्गत, उसके मतलब जो उसका साम्राज्य था उसके ऊपर तो वो राज कर ही रहा था, इसके अलावा जो राज्य उसके साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे, दूसरे राज्य जो थे, उन राज्यों के साथ में उसने मैत्रीपूर्ण संबंध, मित्रता वाले संबंध स्थापित किए। ठीक है ना, और वहाँ पर उच्च स्तरीय आयोग भेजे गए। ठीक है ना, और यही उसकी जो है विदेश नीति की विशेषता है, ये विदेश नीति के अंतर्गत आता है, उच्च स्तरीय आयोगों को भेजना, जैसे पड़ोसी देशों में भेजना, दूसरे राज्यों में जहाँ उसका शासन नहीं है वहाँ पे इनको भेजना, और वहाँ पे अशोक के राजत्व की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, धम्म की बातें हैं, वो उनको बताना और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, ताकि युद्ध ना हो, क्योंकि उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। लेकिन साम्राज्य विस्तार के लिए जो है वो हिंसा कर सकता है, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट जो है इसमें धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना, सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार। और उस समय भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से धर्म थे? हिंदू, जैन और बौद्ध, यह 3 तरह के धर्म थे। और तो इन तीनों ही धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ सहिष्णुता का पालन करना। फिर नेक्स्ट, पूरे देश के संपूर्ण एकीकरण के लिए क्या किया उसने? एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि का उसने अनुसरण किया, यानी कि पूरे देश का
एकीकरण हो, सही अर्थों में एकीकरण हो, तो उसने एक धर्म पर बल दिया, एक धर्म यानी कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया उसने। फिर एक ही भाषा, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि और जो खरोष्टी है ना, जो उस समय थी लिपि और भाषा, उसको उसने अनुसरण किया और उसी भाषा में जो है उसने अपने सारे अभिलेख, शिलालेख जो भी लिखवाए थे वो उसी एक भाषा में लिखवाए थे उसने। फिर समान नागरिक और दंड संहिता का, पूरे देश के लिए सभी लोगों के लिए एक समान नागरिकों के नियम होंगे और दंड प्रक्रिया, यानी कि जो अपराधी होते हैं उन अपराधियों को दंड देने के लिए जो नियम, कौन से अपराध के लिए कौन सी सजा दी जाएगी, तो दंड संहिता का निर्माण किया। फिर 184 ईस्वी पूर्व अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक है ना, उसकी हत्या कर दी गई और उसकी हत्या की थी उसके सेनापति ने जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। तो पुष्यमित्र ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ तो हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।